तो चलिए फिर क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। इसमें मैं पहले कुछ आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए इसमें ये एक रेगुलर पेंटागन है और इस रेगुलर पेंटागन के ये 4 कॉर्नर हैं जहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। 4 चार्ज रखे हुए हैं क्यू। और रेगुलर का मतलब होता है सभी साइड बराबर हैं, ठीक है। और इसका कुछ नाम मान लीजिए हम दे देते हैं, सपोज करिए ए बी सी डी और ई। ठीक है। और यहाँ पर सेंटर ओ, सेंटर ओ पर एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है, ठीक है। और आपको क्या क्या गिवन है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई, ये बराबर है और लेट ये डिस्टेंस आर है। वैसे तो रेगुलर पेंटागन दे दिया बट इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई और ये आर है। आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स। फोर्स से मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स से है। नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, ये जो स्मॉल क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है ओ पर, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। मैं सिंपल क्वेश्चन से ही शुरू कर रहा हूँ, एक दो पहले करा चुका हूँ और कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी करेंगे हम, ठीक है। तो फाइंड नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू चार्ज जो सेंटर पे रखा है ओ, उस पर आपको फोर्स बताना है और इसका डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है। इसका डायरेक्शन भी बताना है आपको। चलिए मैं थोड़ा सा समय दूंगा आपको और बीच बीच में आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं क्वेश्चन का, अगर कुछ छूटता है तो। ऑनलाइन में ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट भी कर सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है ये। ध्यान रहे यहाँ पे 4 ही चार्ज रखे हुए हैं। सी पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है, सी कॉर्नर पर। किसी का कोई आंसर आया? के क्यू बाई क्यू। हाँ, कितना के क्यू, क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। सॉरी ये क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस स्मॉल आर है। हाँ तो आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? ओसी। ओसी के अलोंग। चलिए देखते हैं फिर। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे ये रेगुलर पेंटागन है और अगर रेगुलर पेंटागन है तो थोड़ा सा इस ये क्वेश्चन मेडिकल के लेवल का ही है, जेई मेन से तो आसानी है। सबसे पहले एक बात आपको जो समझनी चाहिए वो ये कि अगर हम यहाँ पर सी पॉइंट पर या सी कॉर्नर पे एक चार्ज और रख दें, मैंने कहा है नहीं, रख दें तो 5 चार्ज हो जाएंगे। और मान लो ये चार्ज भी कैपिटल क्यू है, थोड़ी देर के लिए समझ लो, एज्यूम कर लो कि यहाँ भी एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है। अब ये जो सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, इस पे इन पांचों की वजह से जो फोर्स आएंगे, तो उन पांचों का जो नेट फोर्स आएगा वो 0 आएगा। और 0 कैसे आएगा? क्योंकि अगर हम फोर्स की बात करें कोई भी एक चार्ज का, तो वो फोर्स आएगा एफ क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। सभी के डिस्टेंस मैंने बराबर दे दिए सेंटर से स्मॉल आर,
चार्ज पेयर में जो है क्यू और स्मॉल क्यू है, फोर्स ये आएंगे और ये जो पांचों फोर्स जब आप निकालेंगे तो इनके जो डायरेक्शन आएंगे वो इस तरह से होंगे कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके लिए थोड़ा सा वेक्टर की नॉलेज होना जरूरी है आपको। अब जो बच्चे 11th क्लास में वेक्टर पढ़े होंगे या जो वेक्टर वाला पार्ट है, मैंने वेक्टर भी पढ़ाया है और वेक्टर के वीडियो यूट्यूब पे चैनल तो आपको पता ही है, उसमें ये वीडियो मिल जाएगा, आप देखेंगे तो वहाँ पे। और एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर एन फोर्स होते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर एन फोर्स होते हैं, ठीक है, तो उन एन फोर्स के अगर मैग्नीट्यूड बराबर है और एक ही प्लेन में है और कोई भी दो फोर्स के बीच में अगर एंगल 2π/n या फिर 360 डिग्री बाई एन होता है। सभी बच्चे जो नहीं जानते ये कॉन्सेप्ट वो ध्यान देंगे। अगर किसी एक पॉइंट पर, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे वेक्टर की क्लास इनको नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैंने दोनों टॉपिक पढ़ाए हैं, अभी एनएलएम चल रहा था, एनएलएम भी हम कंटिन्यू करेंगे, तो मैंने वेक्टर में ये पढ़ा दिया है। और अगर आपका वेक्टर का पार्ट मिसिंग है तो वो चैनल में मैंने जो वीडियो डाले हैं वहीं वेक्टर में आपको मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी जो मैं बता रहा हूँ ये भी मिल जाएगा, पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस मैं उन बातों को जरा समझा देता हूँ एक बार, कि अगर एन वेक्टर है और ये एन वेक्टर, ध्यान से सुन लो, बस इतना काफी होगा। एन वेक्टर है और वो या तो को इनिशियली या को टर्मिनली लगे हैं। को इनिशियली या को टर्मिनली का मतलब है कि या तो उनके हेड मिले हों या टेल मिले हों और एक ही प्लेन में होना जरूरी है, यानी कि सब को प्लेनर होने चाहिए। यानी कि वेक्टर इस तरह से हो, ऐसे करके, इस टाइप में, या तो सबके टेल मिले हों या फिर सबके हेड मिले हों, या तो सबके टेल मिले हों या सबके हेड मिले हों और एक ही प्लेन में होने चाहिए। सभी के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे इस जो फोर्स आएंगे, ये वाला जो फोर्स लिखा है ये मैग्नीट्यूड हो गया। वो फोर्स का डायरेक्शन भी मैं अभी शो करूंगा। तो मैंने दो बातें अभी बोली, एक तो सारे वेक्टर एक ही प्लेन में हो और उनकी टेल टेल या तो मिली हो या हेड हेड मिले होने चाहिए। तीसरी बात कि सबके मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। और चौथी और आखिरी बात ये कि कोई भी दो नियर बाई के बीच में एंगल जो होना चाहिए वो 360 डिग्री बाई एन होना चाहिए। 360 डिग्री बाई एन या 2π/n अगर होगा तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये बात ध्यान रखना। इतनी सी बात से अपना काम चल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो 360 डिग्री बाई एन इसलिए होगा क्योंकि ये पांच मैंने फोर्स यहाँ बनाए, मतलब चार शो किए तो पांच फोर्स आ जाएंगे। एक मैंने अपनी तरफ से माना है अभी समझाने के लिए, बाद में से हम हटा देंगे। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे, ये वाला जो चार्ज है ए पे जो रखा हुआ है ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये फोर्स एफ आ गया। ऐसे ही बी वाला इसे रिपेल करेगा इस तरफ। सी वाले पे चार्ज हमने माना है नहीं, ध्यान रखना। तो अभी हम मान लेते हैं, इसे ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो डी वाला है वो इसको इधर रिपेल करेगा और ई वाला इसे इधर रिपेल करेगा। इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पांच फोर्स हो गए, पांचों का रिजल्टेंट जीरो आएगा, जो अभी बात मैंने आपको समझाई। इसके बेसिस पे अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता लग गया, तो अब आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि पांचों का रिजल्टेंट जीरो होगा। अब एक्चुअल में क्या है कि पांच तो फोर्स है ही नहीं, फोर्स तो चार ही है क्योंकि सी पे तो है ही नहीं। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सी वाला जो चार्ज था वो मैंने हटा दिया, तो सी वाला चार्ज अगर ना हो तो बाकी की जो चार हैं उन चारों का, कौन कौन से हैं यहाँ पे चार, अगर मैं हाईलाइट करूं तो सी वाले को छोड़ के बाकी, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन चारों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह से आएगा कि जो पांचवा फोर्स सी की वजह से जो आ रहा है, सी पे जो चार्ज रखा हुआ उसकी वजह से जो आ रहा है, उसके फोर्स को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। कैंसिल आउट कर देगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पांच फोर्स है, मैं जरा दोबारा से यहाँ पे दिखाता हूँ। वो पॉइंट पे एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये, मैं अलग से दिखा देता हूँ, जो चार एक्चुअल में हैं, और एक ये है, ये ओ पॉइंट पर ये चार फोर्स हो गए, राइट। तो इन चारों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह से आएगा, ऐसे कुछ, ये ब्लू वाला, ये एफ नेट इन चार का, ध्यान रहे। और ये जो एफ नेट इन चार का आएगा वो इस पांचवे वाले का, पांचवा वाला कौन सा है, सी पे जो चार्ज रखा था हमने, और उसकी वजह से ये ग्रीन वाला फोर्स एफ जो आ रहा है इस डायरेक्शन में, ये एफ, ये एफ और ये एफ बराबर होंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये जीरो तब हुआ जब ये जो नेट फोर्स आ रहा था एफ नेट,
ये इस एफ के बराबर आएगा, क्योंकि इक्वल अपोजिट होके पांचों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वल मतलब इन चारों का ये वाले जो चार हैं, इधर वाले जो मैंने रेड में चार मेंशन किए, और इन चारों का रेड का एक ब्लू वाला एफ नेट मैंने लिखा है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये जो एफ नेट आ रहा है वो एफ नेट इस वाले के बराबर आएगा, ये वाला, और इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इनका रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो मिला के। यानी मैं ये कह सकता हूं इन चार का रिजल्टेंट इस पांचवें के बराबर आएगा और पांचों का रिजल्टेंट जीरो होगा। बट एक्चुअल में क्या है, पांच चार्ज है नहीं, चार ही है। तो जो सी पे जो हमने चार्ज एज्यूम किया है उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो फोर्स और इन बाकी चारों का फोर्स बराबर लेकिन अपोजिट आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो नेट फोर्स आएगा ओ पर जो चार्ज है क्यू स्मॉल वाला ये वाला, इस पे जो एफ नेट ऑन क्यू जो आएगा उसकी वैल्यू तो यही आएगी के क्यू क्यू बाई आर, सिंगल चार्ज की वजह से। लेकिन इसका जो डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन ओ सी के अलोंग होगा, अलोंग ओ सी। क्योंकि ओ सी के अलोंग जब आएगा, ओ सी ये है, ध्यान रहे, ओ सी के अलोंग ये आएगा रिजल्टेंट, और यहाँ पे जो चार्ज हम मान के चले थे उसकी वजह से ये इधर आ रहा है। तो इन दोनों को कैंसिल करने के लिए, मतलब दोनों आपस में कैंसिल होने के लिए जो डायरेक्शन आएगा वो ओ सी के अलोंग होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन लॉजिक है क्वेश्चन में, कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा एक लॉजिक है जो हमने इसमें लॉजिक लगाया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी carry equal charges and repel each other with force F. 2 point charges A and B carry equal charges and repel each other with force F when kept at separation, when kept at separation R, when kept at separation R. ठीक है, now another identical body C, body C, ठीक है, आइडेंटिकल मतलब ए और बी के जैसी है। another identical body C is first touched with A, then with B and removed and kept at the midpoint. आप क्वेश्चन को लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। then with B and remove and kept at the midpoint of line joining A and B. What is the net force on C? ठीक है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सी। अब जिन बच्चों को ये बात समझ में ना आई हो, क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, सॉल्व आप ही करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। देखिए ये एक कोई बॉडी है ए, दूसरी ये बॉडी है बी, ठीक है,
एक जैसी हैं, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी पॉइंट है तो आइडेंटिकल मान सकते हैं आप इनको। इनके बीच में सेपरेशन आर दिया है, दोनों पे चार्ज बराबर है, मान लो कुछ चार्ज है समथिंग लेट क्यू एंड क्यू, ठीक है। अब आगे का है एनदर आइडेंटिकल अनचार्ज बॉडी, और इसमें ऐड कर लेना यहाँ पे, यानी सी वाला जो है वो चार्ज नहीं है, ए और बी चार्ज है, ध्यान रहे, ए और बी पे मैंने कुछ चार्ज बता दिया क्यू, ठीक है। एक और बॉडी है सी जो कि अनचार्ज है, उसको पहले हमने ए से टच किया, ए से टच करने के बाद फिर बी से टच किया, और टच करके अलग करके फिर क्या कर दिया, ए और बी के बीच में रख दिया, ए और बी के बीच में रख दिया। तो अब पूछा है कि जो सी है, सी वाली जो बॉडी जिसे बीच में रखा है, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो एक सिचुएशन तो पहले आपको क्वेश्चन में दी है कि इनमें आपस में जो फोर्स लग रहा है वो एफ, तो आपको जो आंसर भी जो निकालना है वो आंसर एफ के टर्म्स में ही देना है। यानी अभी शुरुआत में इनमें जो रिपल्शन हो रहा होगा, क्योंकि एक जैसा चार्ज है ये एफ और एफ, तो आप इस एफ के बारे में तो ये कह सकते हैं एफ की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। अब सेकंड सिचुएशन आपको यहाँ पे समझनी है और उसके हिसाब से फिर आपको कैलकुलेशन करनी है। ये आपका ए है, ये बी है, और इनके बीच में यहाँ पे एक तीसरा वाला सी को आपने रखा है। आपको बताना है सी पे नेट फोर्स कितना लगेगा। करिए आप, मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको। आई होप कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। F towards A. कितना? 3/4 F towards A. 3/4 Sir, 3/4 times of F. 3/4 times of F. Towards A. टूवर्ड्स ए, A. ए, चलिए मैं लिख देता हूँ। अब देखिए इसमें सबसे पहली एक चीज जो यूज होगी कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझना चाहिए। जब हम दो बॉडी को टच करते हैं तो चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। आधा आधा तब होता है जब उनके साइज बराबर हो, और अगर साइज बराबर नहीं होते तो आधा आधा नहीं होता, ठीक है। ये बात भी जानना जरूरी है। तो पहले मुझे बोलने दो, इसमें दो बातें ध्यान रखनी है आपको। अगर साइज एक जैसे होते हैं तो चार्ज जो टोटल होता है, ध्यान रखना, नेट चार्ज, उसका आधा आधा शेयर हो जाता है अगर साइज एक जैसे होते हैं तो। अगर साइज एक जैसे नहीं होते तो क्या होगा, तो वहां जो बॉडी बड़ी होती है उस पर ज्यादा चार्ज आएगा, और जो बॉडी छोटी होगी उस पर कम चार्ज आएगा। अभी के लिए आप इस एक बात ध्यान रख सकते हैं, आगे कॉन्सेप्ट आएगा पोटेंशियल वाला, तब और अच्छे से आप समझ पाएंगे। फिलहाल तो आपको जो ध्यान रखना है, भाई आपकी आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है क्लास में, तो जो बॉडी बड़ी होगी उस पर ज्यादा चार्ज आएगा। तो अभी के लिए फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि चार्ज जो आएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जो कॉन्सेप्ट है इसमें, जो समझने का कॉन्सेप्ट है वो ये है, चाहे बड़ी बॉडी हो छोटी हो, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो चार्ज है वो प्रोपोर्शनल टू होगा साइज के। आगे इसी चीज को मैं शॉर्ट में अभी मैंने लिखा है, आगे हम देखेंगे जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस, तो वहां आप देखेंगे कि जो चार्ज आएगा वो साइज यानी कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल में होगा। जब दो बॉडी को हम कनेक्ट करते हैं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे बहता है, और तब तक बहता रहता है जब तक कि उनके पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, पर अभी हमने पोटेंशियल की बात नहीं करी, तो पोटेंशियल जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको ये समझना है कि जो बॉडी छोटी है उस पर कम चार्ज आएगा, और जो बॉडी बड़ी है उसमें ज्यादा जाएगा। जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, तो आप ये कह सकते हैं कि
Q1 से Q2 बड़ा होगा, ध्यान रखना यहाँ हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ सकते हैं, आगे इसी चीज को हम कैपेसिटेंस से रिलेट कर देंगे। और वैसे आप सब टारगेट के बच्चे हैं तो आप इतना जानते हैं कैपेसिटेंस अगर हम स्फीयर की बात करते हैं तो प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कंडक्टर की कैपेसिटेंस का, तो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये C प्रोपोर्शनल टू R होता है, R यहाँ पे रेडियस है। तो जितना बड़ा साइज होगा उतनी बड़ी कैपेसिटेंस होगी और उतना ही ज्यादा चार्ज बॉडी स्टोर करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में क्योंकि आइडेंटिकल साइज मैंने बोल दिया है तो आप ये कह सकते हैं कि चार्ज जो भी होगा टोटल, ध्यान रखना टोटल का डिवीजन होगा और बराबर बराबर होगा फिलहाल, क्योंकि साइज कैसे हैं एक जैसे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब हमने ए से टच कराया सी को, तो ए पे चार्ज हमने क्यू लिया था और सी को हमने टच करा दिया। तो पहले देख लेते हैं, ये ए है और इसमें सी को आपने टच कराया, बी को साइड में रखो, तो आप देखोगे आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा, यानी कि ए पर आ जाएगा Q/2 और सी पर भी आ जाएगा Q/2, आधा आधा बढ़ गया, ध्यान रहे। इसके बाद अब हमने ए को तो अपनी जगह पे छोड़ दिया, Q/2 चार्ज रह गया ए पर। अब हम गए बी के पास, बी पे पहले से चार्ज Q था, ध्यान दीजिएगा, और इसके साथ हम सी को जब टच कराया तो सी और बी का मिला के टोटल चार्ज का आधा आधा होगा, ध्यान रखिएगा टोटल चार्ज का आधा होता है, आधा आधा अगर साइज बराबर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सी पर चार्ज आ चुका है, पहले नहीं था, Q/2 था, Q/2 आ चुका है, पहले नहीं था, और बी पर चार्ज Q है, दोनों पे मिला के ध्यान से देखो तो 3Q/2 हो गया। तो अब 3Q/2 का आधा, 3Q/2 का आधा 3Q/4 सी पर और बाकी का बी पर आएगा। तो यानी कि टोटल 3Q/2 का आधा यानी कि 3Q/4 ये सी पर आ गया। तो सी मैंने बीच में रखा है, कहा है क्वेश्चन में, और ये 3Q/4 है, और बी पर भी जो बचा वो भी 3Q/4 बचा। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले जो जरूरी बात थी वो था चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि हो चुका है प्रॉपर, तो अब आप आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं यहाँ पे अगर देखूं ए और सी में फोर्स लगेगा रिपल्शन वाला, वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, F1 टाइप का। ऐसे बी भी तो सी को रिपेल करेगा और वो इस डायरेक्शन में आएगा F2 वाला। F1 और F2 हम दोनों कैलकुलेट कर लेंगे अलग अलग, जो भी ज्यादा होगा नेट फोर्स F के टर्म्स में, F ये वाला जो है इसके टर्म्स में हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझिए, हम चाहे 2 ही क्वेश्चन करें या 4 क्वेश्चन करें, मेन है आइडिया क्वेश्चन का हमें समझ में आना चाहिए, फिर क्वेश्चन तो बहुत सारे आप निकाल सकते हैं। अब एक बात और यहाँ जो हम गलती कर जाएंगे जल्दी में, वो है ये डिस्टेंस। देखिए ध्यान रहे, पहले जो डिस्टेंस था वो r था, अब जो डिस्टेंस होगा वो r/2 और r/2 होगा। तो सबसे पहले F1 जो फोर्स है वो A और C के बीच में है, ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन A एंड C। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन A एंड C जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा K Q/2 3Q/4 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो F1 आ जाएगा आपका, इसको आप चाहो तो और सॉल्व कर लो, और ये आ जाएगा आपका 3KQ² और r²/4, तो ये आ गया 3KQ², 3/2 times F. ये आ गया। आप चाहो तो बिल्कुल इसको 3F/2 कह सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने F की वैल्यू निकाल ली है, KQ²/r²। इसी तरह से यहाँ पर F2 हम निकाल लेते हैं। F2 निकालेंगे तो F2 जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में, तो B और C के बीच में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये K और 3Q/4 और 3Q/4 है, तो ये 9Q²/16 और इधर r²/4, तो ये 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 9KQ²/4 r², यानी दिस इज 9/4 F। बोलिए, ठीक है भाई। ये B और C के बीच में F2 फोर्स आ गया, दोनों का फोर्स है 3Q/4 3Q/4,
तो 9q²/16 और r²/4, तो ये आ गया आपका कितना 9/4f। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से? अब एफ नेट की अगर हम बात करें तो एफ नेट इन दोनों का डिफरेंस होगा और आप देख के बता सकते हैं कि F1 ज़्यादा है तो F1 और F2 का डिफरेंस आ जाएगा। सो ये आपका 3/2 माइनस 9/4 टाइम्स F। ठीक है, सॉरी गलत कर दिया थोड़ा सा मैंने, F2 minus F1. हाँ उल्टा लिख दिया वो। F2 बड़ा है, F2 बड़ा है और F1 छोटा है। तो ये आ गया आपका 9/4 माइनस 3/2 टाइम्स F, और ये आ जाएगा कितना आपका 3/2 3/4 3/4F. 3f/4। अब 3f/4 है, F2 बड़ा है तो नेट फोर्स जो आएगा वो टुवार्ड्स ए आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, टुवार्ड्स ए। ठीक है, 3f/4। इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, आपको मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस भी। ठीक है, आप देख लें ऊपर से मैं एक बार शो कर देता हूँ। मेन कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अभी के लिए फिलहाल ये देख सकते हैं कि जो बड़ी साइज की बॉडी होगी उस पर चार्ज ज़्यादा जाएगा, छोटी साइज की बॉडी होगी कम चार्ज जाएगा। और इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक आगे हम पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज बहता रहता है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं। पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। और ऐसा इसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपके मन में ये भी सवाल आ सकता था ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जो भी चार्ज बहता है, सिस्टम स्टेबिलिटी पाने के लिए ऐसा करता है। और स्टेबिलिटी वहाँ होती है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी लो होती है। तो कोई भी चार्ज जाए, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उस तरफ जाएगा जहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होती है। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी सिस्टम में। और हर सिस्टम स्टेबिलिटी पाना चाहता है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। और बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। चार्ज को डिवाइड करते हैं साइज के प्रोपोर्शन में, और जितना बड़ा साइज होगा और बाकी हमने एक एक करके इसको निकाल लिया। अगर आप नोट नहीं कर पाए स्क्रीनशॉट ले लो, बेस्ट है, और बाद में आप नोट कर सकते हैं। ये आ गया अगला सवाल मैं बता रहा हूँ आपको इसके बाद। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सबसे आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। टुवर्ड्स ए कैसे है? टुवार्ड्स ए इसलिए आया क्योंकि आप देखो ये फिगर देखो सामने स्क्रीन पर, इसमें F2 और F1 सी वाला जो बीच में रखा हुआ है F2 और F1, ये तो इनमें दोनों में बड़ा कौन सा है? क्लियरली F2 बड़ा है F1 से। तो सी पे हमने नेट फोर्स निकाला था, क्वेश्चन में वही पूछा है। तो F2 बड़ा है तो नेट फोर्स आएगा F2 माइनस F1, ये। और F2 माइनस F1 का डायरेक्शन किधर होगा? टुवार्ड्स ए तो होगा। ए ये है आपका, बी ये है। ठीक है, बोलो। ठीक सर, ठीक सर। ठीक, ओके। चलो अगला सवाल लेते हैं फिर। टू पॉइंट चार्जेस placed 3 meter apart having combined charge, combined मतलब दोनों का मिला के चार्ज इतना है। 2 point charges placed 3 meter apart having combined charge of 24 microcoulomb, 24 microcoulomb. Find the magnitude of charge, find the magnitude of charge
इफ दो क्वेश्चन है, पहला दे रिपेल each other with a force of 0.08 Newton. They attract each other with a force of 0.18 न्यूटन। दो अलग अलग क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। मैंने कहा है 2 पॉइंट चार्ज है, 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं और उनका मिला के चार्ज यानी दोनों का टोटल चार्ज जो है वो 24 माइक्रोकूलम है। और आपको बताना है दोनों पे चार्ज कितना कितना होगा अगर वो रिपेल करते हैं इतने फोर्स से और अगर वो अट्रैक्ट करते हैं इतने फोर्स से। तो दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। करिए, इजी क्वेश्चन है, अभी टफ नहीं करा रहा हूँ मैं, अब टफ मैथ आएंगे थोड़ी देर में। आप इसी से स्टार्ट करिए पहले, फिर और भी अच्छे सवाल करेंगे हम। पहले बेसिक्स क्लियर हो जाएं तो अच्छे क्वेश्चन भी कर पाएंगे आप। हाँ बताइए, किसी का आंसर आया? एक पहला वाला पार्ट ही आप बता दो, दूसरा भी कर पाएंगे आप। सर क्वाड्रेटिक बन हाँ क्वाड्रेटिक बनेगी, कोई बात नहीं। आप क्वाड्रेटिक में वैल्यू जो भी निकाले हैं बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में कहा है कि वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब ये हुआ कि उन पे चार्ज बराबर होंगे, सॉरी लाइक चार्ज होंगे पहले केस में। दूसरे में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। इस तरह की सिचुएशन आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो पहले कोई एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करिए आप, दूसरा निकल आएगा अपने आप, अगर आपको आइडिया क्लियर हुआ। अब आपको ये बताया क्वेश्चन में कि जो टोटल चार्ज है वो 24 माइक्रोकूलम है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक चार्ज अगर Q होगा तो दूसरा वाला 24 माइनस Q होगा। अब इसमें माइक्रो वाइक्रो अलग से लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि Q की वैल्यू जो आएगी वो अपने आप माइक्रो में ही आ जाएगी। बस ध्यान रखना है कि जो डेटा है वो माइक्रो में हम लेके चल रहे हैं। मैंने पहला वाला पार्ट अभी लिया है। पहले वाले पार्ट में मैंने, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं इसलिए एक अगर Q है तो दूसरा फिर 24 माइनस Q होगा, ध्यान रहे। ठीक है, और 3 मीटर के डिस्टेंस पे फोर्स आपको दिया है, तो सीधे सीधे आप F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स आपको दिया है 0.08 न्यूटन, 9 10 टू दी पावर 9, और इधर Q और ये 24 माइनस Q। ठीक है, और अपॉन 3 यानी 9। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि ये ऑलरेडी Q और Q जो आपने लिए इसमें माइक्रो ऑलरेडी शामिल है। तो आपको एक काम और करना चाहिए कि माइनस का 12 और लेके चलना चाहिए। अब ये कैसे आया? क्योंकि ये जो Q है ये माइक्रो में है, इन माइक्रोकूलम, और ये भी इन माइक्रोकूलम। तो वहां पे जब आप आंसर निकालेंगे तो Q की न्यूमेरिकल वैल्यू में माइक्रो फिर नहीं आएगा। तो माइक्रो आप लेके चलेंगे तो ये कैलकुलेशन 10 की पावर 9 जो आ रहा था, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये वाली कैलकुलेशन आपकी टू सम एक्सटेंट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका गया यहाँ से
बाकी ये आपका 10 की पावर -3 इधर जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो आई थिंक 80 तो यही हो गया आपका यहाँ पे, और बाकी ये 24q और माइनस का q स्क्वायर, ठीक है। और आगे यहाँ आप पे तो देखिए अनलाइक चार्जेस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आवाज नहीं आई तुम्हारी। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आगे आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है। 0.08 और या इधर आपका 9 × 10⁹ और बाकी ये जो एक स्टेप मैंने लास्ट में बताया माइक्रो वाला, ये आप स्टेप लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। नहीं तो माइक्रो में लेंदी और कैलकुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि 10 की पावर 9 जो ये वाला फैक्टर आ रहा है, ये फैक्टर फिर रिड्यूस नहीं हो पाता। ठीक है, तो आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएंगी 2। और सेम यही चीज फिर सेकंड वाले पार्ट में भी करेंगे, बस ध्यान रखना वहां पे एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर सेकंड वाला पार्ट अगर आप लेके चलेंगे तो सेकंड वाले पार्ट में एक चार्ज अगर क्यू माने हैं आप, तो दूसरा वाला जो चार्ज होगा वो 24 + q होगा। इस तरह से आपको लेके चलना पड़ेगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक -q है और एक 24 + q है। इस तरह से सेकंड वाले पार्ट में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। इन दोनों का जो सम है अभी भी आप देखिए 24 है, तो एक -q मान लो, दूसरा 24 + q मान लो, एंड देन आप फिर सॉल्व करेंगे सेकंड वाले पार्ट के लिए। इसमें बस यही छोटी सी एक बात है, साइन को प्रॉपर आप लें। सर पहले का आंसर 20 और 4। 20 और 4, हाँ वो क्लियरली आप देख सकते हैं, बहुत आसान सी इक्वेशन है। तो जो भी आपका आगे यहाँ पे वैल्यू आप रखेंगे तो ये आ जाएगा क्यू की वैल्यू, एक आ गई 20 माइक्रोकूलम और एक 4 माइक्रोकूलम, दोनों का 24 हो गया। ठीक है, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो अब इसमें देखिए क्यू की 2 वैल्यू आई, अब 2 वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये है कि एक चार्ज 4 होगा तो दूसरा 20 होगा, बस। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट आप कर लेंगे। सेकंड वाला पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व होगा, मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब देखिए इसमें कूलम्स लॉ में एक बड़ा कॉमन सा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, और वो है 2 धागे से चार्ज लटके होते हैं तो एंगल वगैरह पूछता है, और इसको लेके कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, और पहले बेसिक से मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, फिर उसमें एक हम धीरे-धीरे एक अच्छे क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। और ये क्वेश्चन इरोडोव का क्वेश्चन है, एक इरोडोव बुक है, और वो नीट में भी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, इरोडोव का क्वेश्चन है वैसे तो। लेकिन उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, ये आपने जरूर किए होंगे, एचसी वर्मा में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये 2 धागे हैं, एक ही पॉइंट्स पर बंधे हुए हैं छत से, धागे की लंबाई L है, और इसमें ये वर्टिकल से कुछ एंगल मान लो थीटा बन रहा है सपोज करिए, और यहाँ आइडेंटिकल थ्रेड है, मतलब एक जैसे नॉन कंडक्टिंग थ्रेड है, नॉन कंडक्टिंग में लिख नहीं रहा हूँ, बता दिया है। ये चार्ज इस पे Q मास M है, ये चार्ज Q मास M है। तो 2-3 सवाल बन सकते हैं इसमें, जैसे थीटा मैंने दे दिया है, हो सकता है वो थीटा पूछता क्वेश्चन में, धागे में टेंशन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्योंकि अभी दोनों पे चार्ज Q और Q है, मास M और M है, तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से ये दूर जाएंगे, आइडेंटिकल चार्ज है। तो 2 सवाल मेन जो पूछे जाते हैं, एक तो ये एंगल थीटा जो मैं यहाँ कह रहा हूँ वो पूछ लेगा आपसे, या फिर इसमें धागे में टेंशन पूछ लेगा। फिर इसी को लेके कुछ और नए सवाल बन जाते हैं। तो पहले बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें और क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है, फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेंगे। इसमें अगर आपको थीटा नहीं दिया है तो लेंथ वगैरह दे रखी होगी, या फिर ये जैसे ये वाला जो डिस्टेंस है सपोज मान लो x है, ये आपको दिया होगा, टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा या टोटल x हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा। मैं एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, क्या कैसे 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 से हमें अप्रोच करना होगा। तो लेट मान के चलते हैं
इसमें दो चीजें पूछ रहा है, फाइंड थीटा और दूसरा टेंशन इन थ्रेड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम बात करते हैं तो नेट फोर्स जीरो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो नेट टॉर्क जीरो। यहाँ पे दोनों तरह के इक्विलिब्रियम है। अपना काम केवल इतने से चल जाएगा, किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स हम जीरो निकालेंगे और वहां से फिर इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर किसी भी एक चार्ज को अगर हम देखें तो सबसे पहले इस पर फोर्स कौन कौन से आ रहे होंगे उनको देखना पड़ेगा। इसका अपना एक वेट आएगा mg, धागा है, धागे में एक टेंशन आएगा, अवे फ्रॉम द बॉडी होता है टेंशन धागे में, तो टेंशन टी ये हो गया। इसके अलावा ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो रिपेल करेंगे तो ये फोर्स ऐसे आएगा इस डायरेक्शन में। सेम यही चीज दूसरे वाले के लिए भी कर सकते हैं, बट आपको आंसर करने के लिए किसी भी एक को लेना पड़ेगा, दोनों को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो दोनों का ही है, तो किसी एक पे फोर्स कंसीडर कर लो। तो फोर्स F आ गया, mg आ गया, और ये यहाँ पे इसमें ये आपका टेंशन T आ गया। तो ये तीन आ गए, T, F और mg, किसी भी एक पर। तो अब किसी भी एक चार्ज का इक्विलिब्रियम कंसीडर जब करेंगे तो यहाँ पे तीनों फोर्स को बैलेंस कर देंगे, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि इनके कंपोनेंट टेंशन के लेके और फिर फोर्स को बैलेंस कर दें। लामी थ्योरम भी आप चाहो तो यूज कर सकते हैं, वेक्टर में जैसे पढ़ाया मैंने। तो अब देखिए इसमें मैं एक चार्ज लेके चल रहा हूँ, ये वाला राइट वाला, इसमें टेंशन T, इसका वेट mg नीचे, और ये फोर्स F जो है वो कूलम का फोर्स है, यानी कि ये जो आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स नहीं 2x, मैंने 2x ये डिस्टेंस ले लिया है, और क्योंकि थीटा हमें निकालना है, क्वेश्चन में थीटा दिया नहीं है, तो आपको ये डिस्टेंस 2x दे रखा है, तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, F की वैल्यू आ गई KQ स्क्वायर 4x स्क्वायर। लिखने को तो हम चाहें तो L और थीटा के टर्म्स में x की वैल्यू को लिख सकते थे, पर मैंने कहा ना थीटा हमें निकालना है, तो थीटा हमें निकालना है तो हमें दिया नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि L ना देता, फिर वहां पे जैसे मैंने L दे दिया डिस्टेंस, आप चाहो तो L को हटा दो, L नहीं गिवन है आपको सपोज करिए, क्योंकि आप ये भी कह सकते थे कि थीटा तो हम x और L के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अब इतना इजी तो नहीं देगा वहां पे कि L और x के टर्म्स में देगा, बट मैं फिलहाल आपको ये दे के चला हूँ L, है ना। थीटा आपको निकालना है, x गिवन नहीं है या x गिवन है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे एक फोर्स आ गया कूलम वाला KQ स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट करेंगे टेंशन के, एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में। अगर आप यहाँ फिगर में देखें तो ये वाला जो एंगल आएगा ये थीटा आएगा, क्लियरली कैसे थीटा आएगा, ये वाली जो लाइन है वर्टिकल और ये वाली लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, तो ये थीटा आ जाएगा, और क्योंकि ये आपका थीटा है तो ये आ जाएगा T cos थीटा, और ये आ जाएगा आपका T sin थीटा। क्योंकि T के कंपोनेंट कर लिए आपने तो T का तो काम खत्म हुआ, T को हटा दो यहाँ से, और T को हटाने के बाद T cos थीटा और T sin थीटा, ये दो कंपोनेंट, और इधर F और mg। अब वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में फोर्स चार हैं जो पेयर वाइज कैंसिल आउट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेंगे और वर्टिकल वाले वर्टिकल को बैलेंस करेंगे। तो T sin थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में KQ बाई 4x स्क्वायर के, ये पहली इक्वेशन आ गई, और दूसरा T cos थीटा ये mg के बराबर आ गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये जो दो इक्वेशन हमें मिली है, इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे, थीटा भी आ जाएगा और टेंशन भी आ जाएगा। थीटा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पहली इक्वेशन से दूसरी को डिवाइड कर देना है, या पहली को दूसरी से डिवाइड कर देना है, तो T से T का चला जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 आ जाएगा, और ये आ गया आपका KQ स्क्वायर बाई mg 4x स्क्वायर, ये आपका
पहला आंसर आ गया। लेट मी नंबर इट थर्ड। थीटा पूछा है, इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन में क्यू दिया है, एम दिया है, एक्स दिया है। मैंने पहले बोला ना, ये दिया है और लेंथ एल मान लो नहीं दे रखी थी धागे की, या एल दिया था तो थीटा के टर्म्स में वो फिर और लेंथी होता फिर। और टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। पहली और दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। इधर बचेगा टी स्क्वायर और इधर अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट में नहीं, अंडर रूट में इसके बाद आएगा और ये आ जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर बाई 4x का स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर एम जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से टी टेंशन आपके पास आ गया। ये के क्यू स्क्वायर 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर एम जी का स्क्वायर। ये दो सवाल तो सबसे कॉमन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होगा, इजी है। फिर भी कुछ अगर आपको लग रहा है तो पूछ सकते हैं। इसमें फिर और क्या क्या वेरिएशन होंगे अब मैं बताऊंगा। हाँ रिद्धि बोलो। ये साइन थीटा को x बाय एल नहीं लिख सकते थे इक्वेशन फर्स्ट में डालकर t निकाल लेते। मैंने वही शुरुआत में ही मना कर दिया था कि जैसे क्वेश्चन में अगर आपको एल दे रखा है और थीटा आपको चाहिए, एक्स भी दे रखा है, तो जो सेकंड वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट हमने निकाला है इसका कोई पूछने का फायदा नहीं था। मतलब ये तो सीधे स्ट्रेट आपका क्वेश्चन फिर साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है यहाँ से जो तुम बोल रही हो। मैंने कहा क्वेश्चन में जैसे एक्स बाई एल आप इसको साइन थीटा लिख सकते थे, तो फिर इसको पूछने का कोई फायदा नहीं। तो मैंने इसीलिए कहा कि क्वेश्चन में मान के चलो एल दिया ही नहीं है ना। ओके सर। हाँ मैंने शुरू में इसीलिए बताया कि नहीं तो फिर इतना इजी हो जाएगा जो तुम बोल रही हो, तुरंत साइन थीटा की वैल्यू एक्स बाई एल हम फिर डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो फिर ये जो हमने निकाला है इसकी फिर जरूरत ही नहीं रह जाएगी, टेन थीटा जो हमने निकाला ना। ठीक है, तो क्वेश्चन यस में हाँ इस तरह का दिया होगा। किसी बच्चे को और कोई डाउट यहाँ तक? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसी क्वेश्चन में। अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट हम देते हैं। ये पूरा जो सेटअप है ये क्वेश्चन का, अब हमने क्या किया, इसी सेटअप को एक लिक्विड में डुबो दिया। क्या किया, इसी पूरे सेटअप को उठाया और एक लिक्विड में डुबो दिया। तो हम क्या देखते हैं कि जो एंगल थीटा है दोनों के धागों के बीच में जो एंगल आ रहा है, एंगल ऑफ आप चाहो तो इसे डाइवर्जेंस भी कह सकते हो, 2 थीटा का जो एंगल है ये बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। तो अब आपको बताना है कि जो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत कॉमन सवाल है, किया जरूर होगा आपने शायद मेरे ख्याल से। तो जो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है वो क्या होगा, और जो आंसर आपको वहां दिए होंगे वो मैं आपको बताऊंगा किस फॉर्म में दिए होंगे। क्योंकि जो मैंने अभी आंसर सामने जो निकाले हैं इसके टर्म्स में आंसर वहां नहीं दिए होंगे, दूसरे तरीके। क्योंकि क्वेश्चन में तो रिलेट कर रहा हूँ, तो मैंने आपको यहाँ डेटा दे दिया है, लेकिन वहां जो क्वेश्चन आएगा वो दूसरे तरीके से आएगा। तो आप लिखेंगे, अरे मत करो यार शोर। चलो भाई लिखो, अपने उसको म्यूट करके रखिए माइक को, यहाँ तक आवाज आ रही है आपकी। लिखो क्वेश्चन इन प्रीवियस क्वेश्चन। आज जो नोट नहीं कर पाए स्क्रीनशॉट ले लो इसका क्वेश्चन का। इन प्रीवियस क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ। इन प्रीवियस क्वेश्चन if density in previous question if whole setup, in previous question if whole setup is dipped in a liquid, in previous question if whole setup is dipped in a liquid of dielectric constant, या इसको एक सेकंड, dipped in a liquid of density
sigma. In previous question, if whole setup is dipped in a liquid of density sigma, it is observed that angle between two threads remain unchanged. Angle, it is observed that angle between two threads remain unchanged if density of each ball is rho. each ball is rho. ये एक तो हो गया आपका सिग्मा, ये लिक्विड की डेंसिटी है और बॉल की जो डेंसिटी है वो रो है. then dielectric constant of the liquid. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मैं पीछे बता चुका हूँ, इससे पहले जो मेरी क्लास हुई थी वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता चुका हूँ. वैसे सब 12th पास हैं तो इतना तो जानते होंगे. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ द लिक्विड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड रो. केवल सिग्मा और रो के टर्म्स में आपको बताना है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड रो इज, और इसमें ऑप्शंस मैं दे देता हूं आपको, कुछ इस टाइप के ऑप्शंस होंगे. ठीक है, इस टाइप के ऑप्शंस हैं, मतलब यू हैव ओनली दीज चॉइसेस. इस टाइप के ऑप्शंस आएंगे. जरूरी नहीं 3 मैंने जो लिखे हैं वही हो, थोड़ा ऊपर नीचे टर्म प्लस माइनस का भी हो सकता है. मैंने अंदाजे से कुछ ऑप्शंस लिखे. None of these. अच्छा, नन ऑफ दीज. चलिए देखते हैं. Yes, sir. ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया आपको, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा. एक छोटा सा चेंज हम इसमें बस करेंगे क्वेश्चन में, और कोई चेंज नहीं है, और तुरंत आंसर आ जाएगा. ऊपर की इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं चाहे तो. सर बी आ रहा है. बी ऑप्शन है, बी वाला. हेलो, बी वाला. यस सर बी. अच्छा, यस सर बी आ रहा है. चलिए देखते हैं. हाँ भाई देखिए, एक तो जो टेन थीटा की इक्वेशन ऊपर मैंने बनाई है, वो इक्वेशन तो इसमें यूज होगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला है कि एंगल नहीं बदल रहा. एंगल नहीं बदला इसका मतलब डिस्टेंस एक्स भी नहीं बदला होगा, क्योंकि आगे वही है, लंबाई वही है, तो जो डिस्टेंस एक्स है वो तो वही रहने वाला है. ये डिस्टेंस 2x, सॉरी.
अब दो चेंज यहाँ जो आने वाले हैं जिन पे आपको गौर करने की जरूरत है, और ये थोड़ा सा आपके लिए कॉन्सेप्ट पहले से कुछ एक दो चीजें आपको पता हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली बात समझने की ये है कि एंगल थीटा तो नहीं बदला है, यानी टेन थीटा जो ऊपर इक्वेशन हमने बनाई थी पीछे वाले क्वेश्चन में वही काम करेगी, लेकिन एक चेंज आएगा यहाँ पे, और वो चेंज ये है कि एक तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अब पहले के बराबर नहीं होगा, और कारण आप जानते हो क्या है? बोलिए। क्योंकि आपने जिस लिक्विड में डुबोया है उस लिक्विड में डुबोने की वजह से हम पीछे पहले ही से जानते हैं कि फोर्स जो है वो दोनों चार्ज के बीच में कम हो जाएगा और F/K हो जाता है, ये जानते हो? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वेट में तो कोई फर्क आने वाला नहीं, वेट तो mg था, mg ही रहेगा, लेकिन एक अपथ्रस्ट फोर्स भी इसमें आ जाएगा। लिक्विड में जब हम किसी चीज को डुबोते हैं, किसी मीडियम में डुबोते हैं, तो वहां एक फोर्स और आ जाता है जिसे हम एफ अप या बाउंड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। पढ़ा तो होगा इसके बारे में आपने, बोलो। Sir. Yes, sir. और धागे में जो टेंशन है वो टेंशन भी मैं मान के चलता हूँ बदल गया होगा, अगर नहीं भी बदला है तो कोई दिक्कत नहीं, टी डैश और टी बराबर आ जाएंगे, देखा जाएगा बाद में। पर क्योंकि यहाँ एक और एक्स्ट्रा फोर्स एफ अप आया है, इसके अलावा जो कूलम फोर्स था रिपल्शन वाला वो फोर्स कंफर्म चेंज हो गया होगा क्योंकि लिक्विड में डूबा था F/K, तो मैं मान के चला कि टेंशन भी बदल गया होगा, टी डैश हो गया होगा, और नहीं बदला होगा तो वो देखा जाएगा, बात की बात है, क्या पता जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन एंगल थीटा नहीं बदला है। यहाँ तक बात समझ में आई? मैंने एक ही चार्ज पे फोर्स दिखाए हैं, ऐसा ही दूसरी साइड में भी चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक चार्ज का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहा हूँ, ऐसा ही सेम दूसरे का भी आएगा, तो अपना काम एक से ही चल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से शायद नहीं होगी आपको, ठीक है भाई। अब देखिए मैं यहाँ पे जो फोर्सेज हैं इनके थोड़ा कंपोनेंट वगैरह कर लेता हूँ और तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो जो टी डैश है, इस टी डैश का एक कंपोनेंट आएगा टी डैश कॉस थीटा, इधर आएगा। इसके अलावा ये ऊपर की तरफ एक एफ अप आएगा, इसके अलावा इसका वेट mg आएगा, इधर F/K आएगा, और इस डायरेक्शन में टी डैश साइन थीटा आएगा। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब देखिए ये जो टी डैश साइन थीटा है इसकी वैल्यू क्लियरली लेफ्ट और राइट वाले फोर्स बैलेंस हो गए F/K के बराबर, और इधर ये जो टी डैश कॉस थीटा और एफ अप है ऊपर की तरफ, ये किससे बैलेंस करेंगे? mg को। बोलिए। इसमें ये जो टी डैश कॉस थीटा है, क्या मैं इसे ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत है किसी को? ये चौथी इक्वेशन और ये पांचवी। चौथी पांचवी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने 1 2 3 इक्वेशन लिख ली है, तो मैंने इनको चौथा पांचवा नंबर दे दिया पीछे वाले क्वेश्चन में। अब देखिए अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड करूं तो आप देखोगे टी डैश से टी डैश कट जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा। आप देखिए टी डैश क्या था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, टी डैश तो कट गया। हाँ ये है कि ये अब आपका F/K और इधर mg माइनस एफ अप आ गया। किसी भी बच्चे को यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो समझने में कॉन्सेप्ट में तो आप बताएं। सर एक बार समझा दो सर एक बार। देखो टी डैश के कंपोनेंट किए मैंने, टी डैश कॉस थीटा और टी डैश साइन थीटा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर। और जो एफ एफ का फोर्स है ये आप बाउंड फोर्स है, पढ़ा तो होगा, और इसका एक फॉर्मूला होता है वो मैं अभी बता दूंगा। अभी एफ एफ एक अपथ्रस्ट फोर्स होता है, किसी भी मीडियम में डुबोते हैं ऊपर की तरफ ग्रेविटी के अगेंस्ट लगता है, और एक mg नीचे। तो मैंने इक्वेशन वर्टिकल वाली बैलेंस कर दी और हॉरिजॉन्टल वाली बैलेंस कर दी। हम आंसर के बहुत करीब हैं, बस इसमें इक्वेशन और ये टी का काम खत्म हो गया क्योंकि टी के कंपोनेंट हमने कर लिए। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई टेन थीटा, डिवाइड करने के बाद में इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड किया तो टी डैश कट गया टेन थीटा, और क्वेश्चन में कहा है कि एंगल नहीं बदला है। तो ऊपर जो टेन थीटा हमने निकाला था
इस वाले क्वेश्चन में ये जो टेन थीटा हमने निकाला था, ये वाला टेन थीटा, ठीक है, और ये वाला जो अभी निकाला है, ये दोनों टेन थीटा बराबर होंगे। क्वेश्चन में कहा है एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन नंबर को 6 नंबर दे देता हूँ। चलिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 दोनों टेन थीटा बराबर होंगे कि नहीं होंगे? और दोनों टेन थीटा में अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो फोर्स है ना टेन थीटा वाला, ये वाला फोर्स है, ये एफ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेन थीटा की वैल्यू, एक तो टेन थीटा की वैल्यू है एफ अपॉन एम जी। देखो ऊपर देखो एक बार फिर से, ये जो लिखा है ना, ये एफ ही तो है भाई। ये तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू, ये जो लिखा है टेन थीटा, ये दिस इज एक्चुअली व्हाट, एफ अपॉन एम जी ही तो है। बोलो, अरे एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर है। बोला करो, अभी टाइम खत्म हो रहा है। कल मैं इसी में एक सवाल और कराऊंगा अच्छे लेवल का, जो इरोडोव का क्वेश्चन भी है। तो एफ अपॉन एम जी एक तो ये हो गया आपका, और दूसरा ये आ गया आपका इधर एफ अपॉन, ये इक्वेशन नंबर 6 वाले से, और यहाँ से देखिए एफ से एफ चला गया, के की वैल्यू Yes, sir. यहाँ से आई एम जी अपॉन एम जी माइनस एफ अप, ठीक है भाई। अब जो बच्चे बायोंट फोर्स का आइडिया जिनको ना हो, उनको मैं बताना चाहूंगा कि एफ अप का एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को कहते हैं वी रो जी या वी सिग्मा जी। अब इसमें यहाँ पे सिग्मा हम लेंगे क्योंकि सिग्मा होता है लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पे। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे अपथ्रस्ट फोर्स हम जब पढ़ेंगे या बायोंट फोर्स जब हम पढ़ेंगे तो ये एक फॉर्मूला है बायोंट फोर्स का, एफ अप और वी सिग्मा जी। ध्यान रखना, सिग्मा लिखो या रो लिखो, बस ये जो डेंसिटी होती है ये लिक्विड की होती है, मीडियम की होती है। मैंने इसमें लिक्विड की डेंसिटी क्वेश्चन में आपको शायद सिग्मा ही दी है, एक बार मैं भी देख लेता हूँ। डेंसिटी लिक्विड की सिग्मा ही दी है, अगर रो होती तो रो लेते। ये वाला फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है, बाकी तो बस वैल्यू रखो। देखो मास को हम लिखेंगे, ये मास है बॉल का, तो वॉल्यूम इंटू बॉल की डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिक्विड की इंटू जी। ध्यान से देखोगे तो ये कट गया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, ठीक है, ये आ गया। अभी किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताओ। आंसर तो मैं दिखा दूंगा, बी सी कोई ना कोई मैच कर ही जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो किसी बच्चे को? तो सर अब इसमें देखिए, अब जो बच्चे ये कॉन्सेप्ट को समझ गए, इसी कॉन्सेप्ट पे दो सवाल और मैंने आपको बताए, अभी मैं कराऊंगा। वैसे तो एक नीट में आया है 2013 में, इसी कॉन्सेप्ट पे, धागे के कॉन्सेप्ट पे, और मैं इसी कॉन्सेप्ट को मैंने लिया। एक 2016 में नीट में आया है, और वो क्वेश्चन मैंने बताया ना कि इरोडोव बुक है एक, उसमें क्वेश्चन है इरोडोव का, तो वो मैं कल डिस्कस करूंगा। आज हम रुकेंगे क्योंकि बाकी बच्चों की क्लास होती है 10:30। कल टाइम वही रहेगा 9:15 से 10:30, और जल्दी हम कोशिश करेंगे। मंडे से एक और क्लास हम शाम को 8:30 से मैं स्टार्ट करूंगा। थोड़ा आपको ब्रेक मिल जाएगा, रिलैक्स होकर आराम से पढ़िए, और सिलेबस आपका बढ़िया से कवर होगा, कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत कोई ऐसा कोई डिले नहीं हो गया। सर की आज तो एक ही है, अभी थोड़ा सा बेटा वीकनेस है, थोड़ा सा मैं रिदम में आ जाऊं 2-3 दिन में, ओके सर। फिर खींचेंगे आराम से कोर्स को, आराम से चलेंगे बढ़िया, ओके ठीक है। सर एक 2-3 बार दिन का ऊपर टाइम दिखा और दो। दीजिए। ऊपर
ऊपर दिखाऊं? यस सर, इधर? यस सर, बस बस। इसमें अभी मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 2 सवाल मैं बता रहा हूं अभी घर पे जाके। एक 2013 का नीट का क्वेश्चन है, इसी में धागे फिगर दिख जाएगा आपको, और एक 2016 में भी आया है। एक क्वेश्चन आया था जिसमें 2 ऐसी बॉल थी, इनसे चार्ज लीक कर रहा था। आईआईटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी सुन लें। उसमें इरोडोव का क्वेश्चन है, ऐसी था और इसमें चार्ज लीक कर रहा था। लीक करने की वजह से क्या हो रहा था, फोर्स कम होता जाएगा, और फोर्स कम होगा तो ये पास आते जाएंगे। तो जो पास आएंगे तो पास आने की जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो एक्स पे कैसे डिपेंड करेगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि वेलोसिटी एक्स के प्रोपोर्शनल होगी, वेलोसिटी एक्स की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल होगी, वेलोसिटी एक्स की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगी। ऐसे कुछ करके ऑप्शंस दिए थे। ये क्वेश्चन इरोडोव का है और नीट 2016 में आया है, मतलब नीट में आने लायक सवाल नहीं है, ये नीट के लेवल का सवाल नहीं था, है ना। और एक दूसरा क्वेश्चन 2013 में आया है कि एक धागे कुछ इस तरह से करके हैं, और फिर उसके बाद में क्या किया, बीच में उनको बांध दिया है। 2013 का सवाल है, और ये कुछ डिस्टेंस वगैरह दिया है आर, और ये वाला डिस्टेंस दिया है समथिंग आर डैश टाइप का। ये 2013 का सवाल है। तो मैं अभी आपको रिसेंट में बता रहा हूँ, 2016 का सवाल है। दोनों क्वेश्चन आप अब ट्राई कर सकते हो, मैं कल आपको ये कराऊंगा पहले क्वेश्चन, ठीक है। दोनों क्वेश्चन है, आपको आइडिया मैंने दे दिया है। 2016 का है नीट का, ये इरोडोव में भी है, इरोडोव एक बुक है, और ये 2013 में क्वेश्चन है आर डैश की वैल्यू आर के टर्म्स में पूछ रखी है, वो आप फिगर देखोगे दिख जाएगा, 2013 का सवाल है, ठीक है। चलिए आज रुकते हैं फिर। और कोई डाउट किसी बच्चे का? देखो